नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार जेवर स्टडी में, जिसमें एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, जैसे बात करें पिछले सेशन की, जिसमें हमने आपको सल्तनत काल के बारे में बताया था और सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो दोस्तों, इस सेशन में हम गुलाम वंश से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सल्तनत काल के गुलाम वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करें इस सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1208 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1210 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी में एवं ऑप्शन सी डी 1215 ईस्वी में। तो दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना की बात करें, जो कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1206 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, जो कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद हुई थी गुलाम वंश की स्थापना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1206 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए आराम शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान एवं ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी इल्तुतमिश, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक, जो कि ऑप्शन डी आपका इल्तुतमिश बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली एवं ऑप्शन डी बंगाल। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ने अपनी जो राजधानी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी, जो कि उसने उस समय होने वाले आक्रमणों से दिल्ली को बचाने के लिए किया था। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर में स्थापित की, जिससे अगर कोई आक्रमण होता है तो वो उन आक्रमणों को वहीं पर दमन करके वहीं से या तो वापस कर दे या उन्हें हरा दे, लेकिन दिल्ली तक आने ना दे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, लाहौर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रैयत ए आला, ऑप्शन बी जिले लाही, ऑप्शन सी सिकंदर ए शानी एवं ऑप्शन डी लाख बख्श। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बहुत ही दानी स्वभाव का था, यानी दान देने में कोई भी हिचक नहीं रहती थी उसको, और इसी उसके जो गुण के कारण उसे इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, लाख बख्श कहा जाता था, जो कि उसे दान देने के कारण, यानी लाखों का दान दे देता था, जिसके कारण उसे लाख बख्श भी बोला जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है ऐबक के शासनकाल में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ऑप्शन ए है बहराम शाह, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह एवं ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों, ऐबक के शासनकाल में
नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला उसका जो सेना नायक था, जो कि सहायक सेना नायक था, वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, बख्तियार खिलजी के ही द्वारा विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, जो कि उस समय बंगाल का शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था, और इसके ही द्वारा इन विद्यालयों को ध्वस्त किया गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन इमारतों का निर्माण कराया। ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ऑप्शन सी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन की बात करें तो कुतुबुद्दीन ने, जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सभी उपर्युक्त सभी जो हैं सभी इमारतों का निर्माण कराया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए कुतुब मीनार की बात करें, जो कि उसने अपने प्रसिद्ध गुरु बख्तियार काकी की याद में निर्माण की नींव रखी थी, और ऑप्शन बी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद का निर्माण उसने कराया था, और तीसरा जो कि दिल्ली की मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि इस्लामी पद्धति की पहली मस्जिद थी, उसका निर्माण कराया था। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए 1205 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1215 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1210 ईस्वी में एवं ऑप्शन डी 1220 ईस्वी में। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात करें, जो कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण आकस्मिक मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1210 ईस्वी है। जी हाँ दोस्तों, 1210 ईस्वी में ही चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि है वैधानिक रूप से बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद प्राप्त करने वाला शासक कौन था। ऑप्शन ए गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी इल्तुतमिश एवं ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों, वैधानिक रूप से बगदाद के खलीफा के द्वारा जो सुल्तान पद प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, उसकी जो बात करें तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा ही जो मान्यता इल्तुतमिश को ही प्राप्त हुई थी, जो कि बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो इल्तुतमिश ही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कौन सी प्रणाली अपनाई। ऑप्शन ए मनसबदारी, ऑप्शन बी इक्ता प्रणाली, ऑप्शन सी मूल्य नियंत्रण प्रणाली एवं ऑप्शन डी बाजारीकरण। तो दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो अपनाई गई प्रणाली थी, अगर उसकी बात करें तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में अपने राज्य में अपने शासनकाल में जो भी सूबे थे उसने सभी को इक्तों में डिवाइड कर दिया था, और सभी जगह इक्तेदार नियुक्त कर दिए गए, यानी सभी इक्ता यानी सूबों के लिए अलग अलग इक्तेदार नियुक्त कर दिए थे, जिससे उसके शासन में उसको कोई परेशानी नहीं होती थी और आराम से शासन चल रहा था। तो दोस्तों, इक्ता प्रणाली अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो कि इल्तुतमिश था, जिसके द्वारा इस प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इक्ता प्रणाली इसका राइट आंसर है, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा ही अपनाई गई थी। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में किस दल की स्थापना की। ऑप्शन ए दीवान ए रियासत, ऑप्शन बी तुर्क अमीर, ऑप्शन सी तुर्क अखूर एवं ऑप्शन डी तुर्क चहलगानी। तो दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो
दल बनाया गया था, जो कि तुर्क सरदारों के लिए बनाया गया था, यानी तुर्क अमीर जो उसके दरबार में थे, जिनका बहुत ही महत्व था, उनके लिए जो 40 सरदारों का समूह था, उनके लिए जो उसने दल बनाया था, वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी या इसी दल को चारगान भी कहा जाता था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, और ये तुर्क अमीरों के लिए ही ये दल बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि है इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के जारी किए। ऑप्शन ए चांदी का टंका, ऑप्शन बी तांबे का जीतल, ऑप्शन सी कांसे का रुपया, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा जो कि शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, उनमें बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। जी हाँ दोस्तों, ए व बी दोनों, यानी चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल, जो दो तरीके के सिक्के थे, वो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ही जारी किए गए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, ए व बी दोनों। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि है इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी अल्तुनिया, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज एवं ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इल्तुतमिश के बाद जो शासन था, वो उसके जो पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि अल्पकालीन शासन था। जी हाँ दोस्तों, 6 माह का शासन था, जो कि उसकी माँ शाह तुर्कान के हस्तक्षेप में हुआ था। और दिल्ली सुल्तनत की गद्दी पे अगर इल्तुतमिश की बात करें तो रुकनुद्दीन फिरोज ही, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और उसकी माँ का इस शासन में बहुत ही दखल था, जो कि शाह तुर्कान थी, और इस कारण इसका शासन बहुत ही अल्पकालीन था, यानी 6 माह में इसका शासन समाप्त हो गया था। और इसकी माँ शाह तुर्कान एवं रुकनुद्दीन फिरोज दोनों की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, रुकनुद्दीन फिरोज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि है चंगेज खां, यानी जो कि मंगोल था, के आक्रमणों से बचने के लिए इल्तुतमिश ने किसे शरण नहीं दी थी। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जलालुद्दीन मंगबरनी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरनी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंगेज खां, जो कि मंगोल आक्रमणकारी था, और उस समय इसका बहुत ही महत्व था, जो कि मंगोल आक्रमणकारी, और इसकी बेटी जो थी, जिससे जलालुद्दीन मंगबरनी, जो कि ख्वारिज्म का सम्राट था, उससे प्रेम प्रसंग के कारण चंगेज खां के द्वारा जब इसका पीछा किया गया, तो इसने भारत में शरण ले ली थी। और मंगोलों से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण नहीं दी थी, क्योंकि उस समय मंगोल आक्रमणकारी अपने चरम पर थे। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। जी हाँ दोस्तों, जलालुद्दीन मंगबरनी, जो कि ख्वारिज्म का सम्राट था, उसे इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि है रजिया सुल्तान कब दिल्ली की सल्तनत की शासिका बनी। ऑप्शन ए 1230 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1235 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1236 ईस्वी में, एवं ऑप्शन डी 1240 ईस्वी में। तो दोस्तों रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसकी बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। जी हाँ दोस्तों, 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी, और उससे पहले दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज था।
जो कि अपनी माँ के हस्तक्षेप के कारण, जो कि शाह तुर्कान थी, उसका शासन अल्पकालीन रहा और उसकी हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रजिया सुल्तान का शासन रहा, जो कि 1236 ईस्वी में शुरू हुआ। और इसका जो राइट आंसर है वो 1236 ईस्वी है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि रजिया सुल्तान ने किसे अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। ऑप्शन ए मलिक जमालुद्दीन याकूत, ऑप्शन बी मुइजुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन सी अल्तुनिया एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर रजिया सुल्तान ने जो अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार जो नियुक्त किया था, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए मलिक जमालुद्दीन याकूब, जो कि गैर तुर्क था और इसे अमीर ए अखूर जैसे पद पर नियुक्त करते हुए तुर्क सरदारों को पसंद नहीं आई ये बात। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये गैर तुर्क था यानी तुर्कों की बिरादरी से नहीं था, इस वजह से ये तुर्क के चहलगान यानी जो 40 अमीरों का सरदार समूह था सरदारों का, उन्हें ये नागवार गुजरा। और दोस्तों, यही वो समय था जब रजिया सुल्तान तुर्क के अमीरों के आंखों में खटकने लगी और बहुत ही जल्द इन्हें बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि मलिक जमालुद्दीन याकूत, जिसके साथ रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग भी था और ये मुख्य सलाहकार भी था रजिया सुल्तान का, जो कि तुर्क सरदारों को ये बात रास नहीं आई और इसी के कारण रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, मलिक जमालुद्दीन याकूत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तुर्क ए चहलगानी का विनाश करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी मसूद शाह, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन एवं ऑप्शन डी कैकुबाद। तो दोस्तों, तुर्क ए चहलगानी का विनाश करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। जी हाँ दोस्तों, गियासुद्दीन बलबन, जो कि पहले खुद ही तुर्क के चहलगानी का सदस्य था, उसके ही द्वारा तुर्क के चहलगान का विनाश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जानता था कि ये तुर्क के चहलगान के सदस्य ही हैं जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों पर ज़्यादा मेहरबान नहीं रहते थे और इस वजह से उसने इसका विनाश कर दिया, यानी सभी जितने समूह के सरदार थे सबकी हत्या बलबन के ही द्वारा कराई गई थी। तो दोस्तों, बलबन ने ही तुर्क के चहलगानी का अंत किया, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया एक तुर्क सरदारों का संगठन था और बलबन खुद ही उस संगठन का सदस्य रह चुका था। तो इस वजह से वो उन सब के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जाता था उसके बारे में जानता था और जिसका शिकार वो खुद भी हो सकता था। इस वजह से उसने तुर्क के चहलगानी का दमन कर दिया, यानी उस समूह का अंत कर दिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सल्तनत में सिजदा एवं पैबोस प्रथा अपनाने वाला सुल्तान था। ऑप्शन ए शमसुद्दीन कैमूर्स, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी कैकुबाद एवं ऑप्शन डी गियासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों, सिजदा एवं पैबोस जो प्रथा थी, जिसमें सुल्तान के सामने बैठकर उसके पैरों को चूमना होता था, और ये प्रथा अपनाने वाला जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था उसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। जी हाँ दोस्तों, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ये प्रथा सिजदा एवं पैबोस अपनाई गई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अपने विरोधियों के लिए लव एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था। ऑप्शन ए शमसुद्दीन कैमूर्स, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज एवं ऑप्शन डी गियासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों, अगर लव एवं रक्त नीति की बात करें, जिसमें विरोधियों को मारकर उनकी पत्नी एवं बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था, ये प्रथा जो कि
इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। जी हाँ दोस्तों, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा इस नीति को अपनाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बलबन के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध फारसी के कवि थे। ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अमीर हसन एवं ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो दोस्तों बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी के कवियों की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। जी हाँ दोस्तों, बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जिन्हें संरक्षण प्राप्त था और वो प्रसिद्ध फारसी के कवि थे। अमीर खुसरो की बात करें जो कि हिंदी खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी बी व सी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी कैकुबाद एवं ऑप्शन डी शमसुद्दीन कैमूर। तो दोस्तों गुलाम वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, शमसुद्दीन कैमूर जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जी हाँ दोस्तों, शमसुद्दीन कैमूर जो कि कैकुबाद के पक्षाघात हो जाने के कारण, जो कि उसका पुत्र था शमसुद्दीन कैमूर, कैकुबाद के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। गुलाम वंश का जो कि अंतिम शासक था। और इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जिसने कैकुबाद एवं शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। और इसी क्वेश्चन के बाद दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में आपको किसी अन्य यानी खिलजी वंश के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।